गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जो हमने लास्ट वीडियो में आपको रिएक्शंस बताई थी, नेम रिएक्शंस, उन नेम रिएक्शंस में ही हम कुछ और रिएक्शंस को आगे देख रहे हैं। अभी तक के लास्ट वीडियोस में हमने बेंजोइन कंडेंसेशन करवाया, आपको पर्किन अभिक्रिया हमने करवाई है, पर्किन रिएक्शंस। आज हम कुछ और अभिक्रिया आपके सामने ले रहे हैं, तो थोड़ा सा डिटेल में आपको हम डिस्कस करेंगे। तो टुडे वी विल डिस्कस टॉपिक नेम रिएक्शंस एंड देन फर्स्ट रिएक्शंस। टुडेज फर्स्ट रिएक्शंस रीफॉर्मेट्स की रिएक्शंस। ये थर्ड रिएक्शंस है, रीफॉर्मेट्स की रिएक्शंस। रीफॉर्मेट्स की रिएक्शंस क्या है, तो इसका पता लगाने के लिए हम आपको थोड़ा कैटलिस्ट बता देता हूं। अगर आपको कोई एग्जांपल दे रखा है और उसमें एरो के निशान के ऊपर आपको धात्विक जिंक की प्रेजेंस और सॉल्वेंट के रूप में आपको दे रखा है ईथर मीडिया की उपस्थिति दर्शा रखी, तो आप समझ जाइएगा वो अभिक्रिया रिफॉर्मेट्स की अभिक्रिया। उसकी एक दूसरी और कंडीशंस बता देता हूं। रिफॉर्मेट्स की अभिक्रिया के अंदर धात्विक जिंक की उपस्थिति व ईथर की उपस्थिति में जब कार्बोनिल कंपाउंड्स, चाहे वो एल्डिहाइड हो या कोई कीटोन हो, उसकी क्रिया किसी अल्फा हैलोजनित एस्टर से करवाई जाती है, तो अभिक्रिया में असंतृप्त उत्पादों की प्राप्ति होती है। सामान्य रूप से पहले उत्पाद जो बनता है वो इसका मेन प्रोडक्ट बनता है बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। तो रिफॉर्मेट्स की अभिक्रिया को फिर मैं रिपीट कर रहा हूं। रिफॉर्मेट्स की अभिक्रिया क्या है कि धात्विक जिंक वर्सेस की ईथर की प्रेजेंस में कार्बोनिल यौगिक एल्डिहाइड अथवा कीटोन की क्रिया किसी अल्फा हैलोजनित एस्टर से करवाने पर बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर्स की प्राप्ति रिफॉर्मेट्स की अभिक्रिया कहलाती है। रिफॉर्मेट्स की अभिक्रिया में जो बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर्स बनते हैं वे तनु अम्लीय माध्यम में जल अवघटित करवाए जाने पर एक अणु जल का विलोपन कर देते हैं और प्रोडक्ट बनता है वहां असंतृप्त एस्टर, अल्फा बीटा असंतृप्त एस्टर। ओके स्टूडेंट्स, तो देखते हैं रिफॉर्मेट्स की अभिक्रिया। तो सबसे पहले हम यूज करेंगे एक, हमने एग्जाम्पल लिया है, कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड हम यूज कर सकते हैं। तो मैंने एग्जाम्पल लिया एसीटोन का, ये कीटोनिक कंपाउंड है। देन इसकी हमने क्रिया करवाई अल्फा हैलोजनित एस्टर। तो अल्फा हैलोजनित एस्टर क्या होंगे आप ये अच्छे से जानते हैं। ये हम एक ग्रुप ले रहे हैं, ये एस्टर ग्रुप है। एस्टर ग्रुप में कार्बोनिल समूह के निकटवर्ती अल्फा कार्बन पर अगर कोई हैलोजन समूह जुड़ा हुआ हो, एक्स समूह, तो ये आपके क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा अल्फा हैलोजनित एस्टर। मैं यहाँ एक एग्जांपल ले रहा हूँ। आर मैंने यहाँ लिया एल्किल ग्रुप, एथिल समूह लिया है। यहाँ मैंने अल्फा जो कार्बन काम में लिया है उस पर हैलोजन ग्रुप के रूप में मैं जोड़ रहा हूँ यहाँ Br। ठीक है, तो मैंने एक अल्फा हैलोजनित एस्टर लिया है, इसका नाम है इथाइल अल्फा ब्रोमो एसीटेट। क्योंकि ये पूर्वलग्न रूप में, प्रीफिक्स रूप में यूज किया जाएगा, क्योंकि कंडीशंस ध्यान रखिएगा, एल्किल एस्टरों में जो एल्किल वर्ड है वो प्रीफिक्स के रूप में यूज किया जाता है। देन हम एस्टर का नोमेनक्लेचर करेंगे, तो ये हो जाएगा एथिल देन ब्रोमो एसीटेट। ठीक है, या एथेनोएट आईपीएससी में करेंगे तो एथिल ब्रोमो एथेनोएट हो जाएगा, क्योंकि दो कार्बन की चेन यहाँ दिख रही है हमें और दो कार्बन की चेन है, तो हम नोमेनक्लेचर क्या करेंगे, क्योंकि एस्टर ग्रुप के लिए अनुलग्न लगता है, O8 अनुलग्न का यूज किया जाता है। दो कार्बन की चेन यानी मेन कार्बन चेन, टू कार्बन्स कंपाउंड्स, दो कार्बन्स आ रहे हैं, टू कार्बन्स में मेंशन हो रहे हैं, इसलिए एथ। ठीक है, देन एल्किल ग्रुप हमने ले लिया, तो एथिल ब्रोमो एथेनोएट, ये हमने कंपाउंड काम में लिया है। इसको हम रूट पद्धति में भी अगर कहना चाहे तो यहाँ हम इसका नोमेनक्लेचर कर सकते हैं इथाइल अल्फा ब्रोमो एसीटेट या एथिल ब्रोमो एथेनोएट। और यहाँ हमने कंपाउंड काम में लिया था एसीटोन। एक जनरल वे में मैंने एक एग्जांपल से ही समझा रहा हूँ मैं डायरेक्ट आपको। तो इथाइल ब्रोमो एथेनोएट एंड देन एसीटोन, जब इनकी क्रिया करवाई जाती है धात्विक जिंक की उपस्थिति, मेटेलिक जिंक,
मेटेलिक जिंक व ईथर, ईथर के रूप में हम काम में ले सकते हैं कौन सा, वो आपको अच्छे से पता है, C2H5 का होल ट्वाइस ओ, ये मैंने काम में लिया डाईएथिल ईथर। ठीक है, तो मेटेलिक जिंक व ईथर की प्रेजेंस में, मेटेलिक जिंक व ईथर की प्रेजेंस में कोई सा भी ले सकते हैं, मैं मेंशन कर दूंगा। तो ईथर के रूप में हमने काम में के लिया। अगर मेटेलिक जिंक हो, ईथर आपको डायरेक्टली इस रूप में दे रखा हो या कोई पर्टिकुलर ईथर ले रखा हो, जैसे डाईएथिल ईथर हो सकता है और कोई ईथर भी हो सकता है, तो ईथर की प्रेजेंस व मेटेलिक जिंक की उपस्थिति में अल्फा हेलोजनिक एस्टर की कार्बोनिल यौगिक या तो एल्डिहाइड हो या फिर कोई कीटोनिक कंपाउंड हो, उसके साथ जब क्रिया करवाई जाती है तो कंपाउंड बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर बनते हैं। यहाँ इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट कौन सा होगा, तो हम वहाँ देखते हैं CH3 देन CH3OH देन CH2COO C2H5, ये प्रोडक्ट। अब इसका नोमेनक्लेचर हम यहाँ देखेंगे, वही यहाँ से निकटवर्ती कार्बोनिल समूह के निकटवर्ती अल्फा कार्बन देन बीटा कार्बन, बीटा पर क्या है हाइड्रोक्सी समूह, तो ये क्या कहलाएगा। यहाँ से अगर पोजीशन दी जाए आईपीएसी के अकॉर्डिंग तो 1 2 3 3 हाइड्रोक्सी 3 मैथिल, तो ये हो जाएगा, यहाँ से एस्टर का नाम हो जाएगा कि एथिल 3 हाइड्रोक्सी 3 मैथिल ब्यूटेनोएट। क्लियर। और आईपीएसी अगर रोड पद्धति में हम नाम देंगे तो क्या हो जाएगा, इथाइल अल्फा देन बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मैथिल ब्यूटेनोएट। ठीक है, कोई सा भी दे सकते हैं, लेकिन मैं आईपीएससी का नोमेनक्लेचर कर रहा हूँ तो मैं नाम दूंगा इसका, बनने वाला जो प्रोडक्ट एक बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर होगा एथिल 3 हाइड्रोक्सी 3 मैथिल ब्यूटेनोएट। ये एक बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर है। क्लियर। तो इसका अभिक्रिया का जो मेन प्रोडक्ट बनता है वो यही है, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। अगर हमने इसको और गर्म कर दिया, तो अगर मान लीजिए हमने इसको गर्म कर दिया या अम्लीय माध्यम में, एसिडिक मीडिया में इसका अगर हमने मान लीजिए एसिडिक मीडिया की उपस्थिति में तनु अम्लीय माध्यम में अगर हमने इसका जलवघटन करवा दिया तो जलवघटित हो सकता है, या तनु अम्लीय माध्यम में इसको जैसे गर्म किया, ट्रीट किया, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा H2O, और H2O रिलीज होने के पश्चात तनु अम्लीय माध्यम में जलवघटित होकर के तुरंत क्या कर देगा, एक अणु जल का विलोपन कर कंपाउंड क्या बनाएगा, ये कंपाउंड बना लेगा CH3 सिंगल बॉन्ड C, CH3 डबल बॉन्ड CH, यहाँ का H गया, यहाँ का OH गया, ध्यान रखिएगा, CH CO O C2H5। कंपाउंड ये फॉर्मेट हो जाएगा, तो कंपाउंड जब ये फॉर्मेट होगा नाम क्या दिया जाएगा, हम इसका नोमेनक्लेचर कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, वही अल्फा बीटा, तो हम ये कह सकते हैं बीटा मैथिल। ठीक है, असंतृप्त एस्टर है, तो ये एक अल्फा बीटा असंतृप्त एस्टर यहाँ प्रोवाइड किया जाएगा। कार्बोनिल समूह के निकटवर्ती अल्फा देन बीटा कार्बन, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर्स की प्राप्ति होती है, जिसको हम जनरल वे में कह देते हैं अल्फा बीटा असंतृप्त एस्टर, अनसैचुरेटेड एस्टर्स बनेंगे। ये आपके अभिक्रिया जब आप आगे कर लेते हैं तो आपको लास्ट प्रोडक्ट यही बनेगा। और एस्ट्रो का भी और आगे जलवघटन करवा सकते हैं, एसिड्स की भी हम बहुत आगे प्रोसीजर हम करेंगे, तो इन एस्टर्स को भी आगे हम किस में कन्वर्ट करवा सकते हैं, एसिड्स में कन्वर्ट करवा सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम देखते हैं कि एसीटोन की क्रिया, फिर रिपीट कर रहा हूँ, रिफॉर्मेट्स की भी क्रिया क्या है कि धात्विक जिंक व ईथर की उपस्थिति में अल्फा हेलोजनित एस्टर की क्रिया किसी कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड अथवा कीटोन से करवाते हैं, तो अभिक्रिया के अंदर बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर मेन प्रोडक्ट के रूप में बनते हैं। इसी अभिक्रिया में यदि अभिक्रिया में बनने वाले इस बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर को तनु अम्लीय माध्यम में जलवघटित करवाया जाए तो प्रोडक्ट अल्फा बीटा असंतृप्त एस्टर प्राप्त होते हैं। अभिक्रिया रिफॉर्मेट्स की अभिक्रिया कहलाती है। देखते हैं इस अभिक्रिया के अंदर जनरल वे में हमने जो कंपाउंड काम में लिया कौन सा लिया है, इथाइल ब्रोमो एथेनोएट, जो हमने इस एग्जाम्पल में लिया है। तो आगे की अभिक्रिया हम देखते हैं, इसका मैकेनिज्म पोर्शन। तो यहाँ सबसे पहले हम यूज करेंगे कि यहाँ रिएक्शन किस हिसाब से होगी, एक स्टेप्स में आपको बताने वाला हूँ जो बहुत आपने देख लिया होगा, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं चाहे तो।
हाँ जी, आगे देखते हैं। ये अभिक्रिया जो बनी थी आपने अभी देखी, इसके अंदर का प्रोसीजर मैं आपको बता देता हूँ। हमने काम में क्या लिया? जिंक। वो मैं आपको एक्स्ट्रा अलग से बताऊंगा क्यों लिया काम में। मैंने काम में लिया था अल्फा हैलोजेनिक एस्टर। अल्फा हैलोजेनिक एस्टर कौन सा लिया? BrCH2COO-C2H5 एथाइल ब्रोमो एथेनोएट। ये हमने रिएजेंट, ये हम कहेंगे कि हमने ये इसका अल्फा हैलोजेनिक एस्टर की क्रिया सबसे पहले मेटेलिक जिंक व ईथर की उपस्थिति में क्या क्रिया होगी। तो मेटेलिक जिंक क्या रिएक्ट करेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जो मेटेलिक जिंक हमने काम में ले रखा है, तो ईथर की प्रेजेंस में मेटेलिक जिंक क्या करेगा? धातुओं का प्रमुख अभिलाक्षणिक गुण क्या होता है? धातुओं का अभिलाक्षणिक गुण होता है कि वो इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बनाती हैं? पॉजिटिव चार्ज आयन बनाती हैं। तो जिंक क्या करेगा? अभिक्रिया में मैं एक डायरेक्ट प्रोसीजर पे आऊँगा, उसके लिए मैं इसको समझा रहा हूँ कि अभिक्रिया में जिंक क्या करेगा। जिंक ने कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव किए? 2, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देखते हैं जिंक का, तो 3d10 4s2 Ar 3d10 4s2 होता है। तो 4s के 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है और स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन की इसको प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, तो Zn2 प्लस देन 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या था? Ar 3d10 4s2। तो यहाँ क्या बचेगा? Ar 3d10। डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? डी कक्षक में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और डी कक्षक जब पूर्णपूरित अवस्था में होता है स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। हम ये देख चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले रिमूव कहाँ से किए जाएंगे? बाह्यतम कोश से। क्यों? क्योंकि इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन इसलिए कह रहा हूँ, Ar जो विन्यास लिया ये एक्चुअल में क्या था? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब चूंकि यहाँ 3d10 और मौजूद है, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 18 इलेक्ट्रॉन्स। ये कहलाएगा स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, छद्म गैस विन्यास। तो इसके बाह्यतम कोश में ये चूंकि स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन की प्राप्ति कर लेता है। ठीक है, तो जिंक का क्या करेगा? तो जिंक मेटेलिक जो जिंक थी वो 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करके Zn2 प्लस बनाता है। अब इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स कौन से लेता है वो मैं आपको आगे बता रहा हूँ। ये 2 इलेक्ट्रॉन बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं। जिंक के द्वारा त्यागी गई इलेक्ट्रॉन, जिंक कौन सी फॉर्म में आ गया? Zn2 प्लस फॉर्म में। अब हम यहाँ चलते हैं। ये हमने लिया था एक अल्फा हैलोजेनिक एस्टर। हम ये जानते हैं हैलोजन समूह की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के मान कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज़्यादा होते हैं। हैलोजन समूह की विद्युत ऋणता कार्बन की विद्युत ऋणता से ज़्यादा है, तो इसलिए बंध के इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे? कार्बन हैलोजन बंधित इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट किधर होगा? हैलोजन की तरफ होगा, जिससे हैलोजन पर पार्शली नेगेटिव चार्ज और कार्बन पर पार्शली पॉजिटिव चार्ज आएगा। यस, आएगा, क्योंकि हैलोजन की विद्युत ऋणता कार्बन से ज़्यादा है और कार्बन से ज़्यादा होने के कारण कार्बन हैलोजन बंध के बंधित इलेक्ट्रॉन किधर माइग्रेट होंगे? वो चले जाते हैं, वो विस्थापित हो जाएंगे Br समूह की, और इससे Br पर क्या आ जाएगा? पार्शली नेगेटिव चार्ज और कार्बन पर पार्शली पॉजिटिव चार्ज। Br परमाणु की अगर विद्युत ऋणता की मैं बात करता हूँ, फ्लोरीन की विद्युत ऋणता 4.0 होती है, क्लोरीन की 3.5 होती है। देन Br की अगर हम बात करते हैं लगभग 2.8 के समथिंग होती है। तो इसकी ज़्यादा है कार्बन से वैसे भी, तो बंध के इलेक्ट्रॉन उधर मूवमेंट करेंगे। अब आप सोचोगे कि CH2 पर तो प्लस चार्ज हो गया, जिंक पर चार्ज क्या था? Zn2 प्लस। अब ये जिंक क्या करेगा? अब ये जो जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन्स जो रिमूव किए थे, जब ये बंध टूट जाएगा, थोड़ी देर के लिए देखिएगा, जब बंध टूट जाएगा Br समूह पर नेगेटिव चार्ज और CH2 पर चार्ज था पॉजिटिव। ठीक है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है। अब ये क्या एक्ट करेगा? जो 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए थे, जो जिंक ने Zn2 प्लस आयन बनाया, इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चले जाएंगे? यहाँ। चूंकि बंध में 2 इलेक्ट्रॉन थे, जिनमें एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का था जिसको Br समूह ले गया, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन किसको क्या हुआ है? लॉस हुआ है। इस लॉस को कंप्लीट करने के लिए अब चूंकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन तो इसके हुए लॉस को पूरा कर देगा और उस एक इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता की वजह से इस पर चार्ज क्या जाएगा? नेगेटिव। क्लियर? तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। उस समय Zn2 प्लस क्या करेगा? Br माइनस के साथ कंबाइन होगा, जिससे उसके पॉजिटिव चार्ज में क्या आ जाएगी? कमी, क्योंकि Br पर -1 नेगेटिव चार्ज और जिंक पर Zn2 प्लस 2 प्लस चार्ज है, तो वहाँ नेगेटिव चार्ज की हम देखेंगे कमी आ जाएगी। तो इस प्रोसीजर को हम समझेंगे कि एक्चुअली में हुआ क्या था। तो प्रोसीजर यही था, रिपीट कर देता हूँ। बंध के इलेक्ट्रॉन इधर गए, इस पर पार्शली नेगेटिव चार्ज आया और इस पर पार्शली पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? लेकिन अब जिंक ने जो एक्ट दर्शाया उसके अकॉर्डिंग क्या आ गया? Br पर माइनस, Br पर कुछ नहीं डालेंगे, देन Zn CH2 माइनस CO O C2H
5। अब देखते हैं यहाँ क्या होगा। अब ये जो इन्होंने कार्बोनाइन्स बनाया, यहाँ देखते हैं CH2 पर माइनस चार्ज है। अब क्या होगा, ये एक इनोलेट फॉर्मेट बन गया। इनोलेट मध्यवर्ती क्यों बना, कंडीशंस, क्योंकि यहाँ कार्बन पर नेगेटिव चार्ज नहीं रहेगा, सॉरी जिंक पर यहाँ क्या आएगा, एक पॉजिटिव चार्ज। अभी मैंने बताया था Zn पर 2+ चार्ज था, लेकिन Br- ने क्या किया, उसके एक चार्ज को, एक यूनिट चार्ज पॉजिटिव चार्ज को कम कर दिया है। ऐसी स्थिति में Br Zn+ देन CH2CO OC2H5। अब ये जो इनोलेट मध्यवर्ती बना था, ये अनुनाद द्वारा स्थायीकृत हो जाता है। कैसे, क्योंकि इस कार्बोनिल समूह के कार्बन ऑक्सीजन पाई बंधित इलेक्ट्रॉन इसके क्या हैं, कॉन्जुगेशन में आ जाते हैं। तो कैसे होगा, ये तोड़ा, ये बनाया, ये हटाया, क्या कंडीशंस हो गई, CH2 डबल बॉन्ड CO- देन OC2H5। ये पुनः क्या करेगा, ये बनाया एंड देन ये हटाया, स्ट्रक्चर्स वही आ जाएगी। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, ये दोनों स्ट्रक्चर एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होती रहेंगी, बार बार परिवर्तित होती रहेंगी। अब चूंकि इसके अंदर कार्बन, नेगेटिव चार्ज कार्बन पर ऋणावेश का डीलोकलाइजेशन की अगर बात करूँ, लोकलाइजेशन नहीं हो पाता है, कार्बन पर ऋणावेश स्थायीकृत अवस्था में नहीं रहता, अपितु कार्बोनिल ऑक्सीजन के द्वारा उसे विस्थानीकृत कर दिया जाता है। इसलिए इसकी कंडीशंस क्या हो जाएगी कि ये दोनों स्ट्रक्चर्स एक दूसरे में कन्वर्ट हो रही हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों में कन्वर्जन हो रहा है, दोनों एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो रही है स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर्स अगर हम बात करें तो ये कंपाउंड आपको यहाँ आपको मध्यवर्ती मिलेगा, इनोलेट मध्यवर्ती मिल जाते हैं। अब हम बात करते हैं आगे, जो कार्बोनाइन्स था, इनोलेट मध्यवर्ती कार्बोनाइन, अब इसका अटैक कहाँ होगा, तो हमने एक कंपाउंड क्या लिया था, मेनली कार्बोनिल कंपाउंड लिया था, एसीटोन। तो ये तो हो गया हमारे स्टेप फर्स्ट। तो स्टेप फर्स्ट में प्रोसेसर में ये बना। सेकंड स्टेप की अगर हम बात करते हैं, स्टेप नंबर सेकंड, जो सेकंड स्टेप्स होगा, उस सेकंड स्टेप में क्या बनेगा वो देख लेते हैं। यहाँ सेकंड स्टेप में सबसे पहले हम काम में लेंगे कौन सा, एसीटोन, CH3 देन CO CH3। अब इसके पास में कौन आया, कंपाउंड Br Zn+ एंड देन CH2 CO OC2H5 माइनस। क्लियर। अब ये कहाँ जाएगा, चूंकि कार्बन और कार्बोनिल यौगिकों में नापी किसने योग अभिक्रिया होती है, कार्बन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की विद्युतीयता कार्बन से अधिक होने के कारण कार्बन ऑक्सीजन मल्टीपल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, ऑक्सीजन की ओर। ऑक्सीजन पर पार्शली नेगेटिव चार्ज, कार्बन पर पार्शली पॉजिटिव चार्ज। तो ये CH2- का अटैक कहाँ हो जाएगा, CH2- का अटैक हो जाएगा कार्बोनिल कार्बन पर। क्लियर। क्या बनेगा, यहां कंपाउंड बनेगा अभिक्रिया आगे चलती जाएगी, हम डायरेक्टली बता रहे हैं, अभिक्रिया आगे चलती जाएगी। क्या बनेगा, यहां कंपाउंड बन जाएगा CH3 CH2 CO OC2H5। और यहाँ बन जाएगा OZN Br, Zn पर प्लस, ऑक्सीजन पर माइनस, और साथ में क्या आ गया CH3। ये कंडीशंस आ जाएगी। अब यहाँ इसका फॉर्मेशंस हो गया। अब इसके बाद में क्या होगा, अभिक्रिया में कहीं कुछ निकला, नो, यहाँ हमने ये अभिक्रिया करवा ली। अब इसका हम करवा देते हैं, इसकी 1 मोल्स जल से क्रिया करवा, जल अपघटन करवा दिया जाता है। इसका H2O के साथ ट्रीटमेंट दिया जाता है। जब H2O के साथ इसका ट्रीटमेंट करवाया जाएगा तो हम इसको इसी रूप में ले लेते हैं अभिक्रिया को। जब आगे H2O के साथ इसका ट्रीटमेंट करवाएंगे क्या हो जाएगा, यहाँ देखिएगा H+ देन OH-। ठीक है, क्या निकल गया, ZnBrOH यहाँ से बाहर चला गया, क्या आ गया OH।
ठीक है। तो कंपाउंड क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा CH3 देन CH3OH CH2 CO OC2H5। क्या निकला यहाँ से? यहाँ से निकल गया ZnBrOH, ये ZnOHBr यहाँ से बाहर निकल गया, कंपाउंड बन गया। ये क्या बना? ये वही अभी हमने कहा था, अल्फा कार्बन देन बीटा कार्बन, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। तो यहाँ आपका कंपाउंड कौन सा बन गया? ये प्राप्त हो गया बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर की प्राप्ति हो गई। और इसका नाम आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ अभिक्रिया में। नाम क्या हो गया इसका? एथिल 1 2 3 3 हाइड्रोक्सी 3 मैथिल ब्यूटेनोएट, 4 कार्बन की श्रृंखला 1 2 3 4 4 कार्बन की। तो ये हो जाएगा बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर, इसका नाम हो गया एथिल 3 हाइड्रोक्सी 3 मैथिल ब्यूटेनोएट। यहाँ कंपाउंड प्राप्त हो गया। अब हमने इसको आगे क्या किया? तनु अम्लीय माध्यम में इसको हल्का सा गर्म कर देते हैं, ये जल अपघटित करवा दिया जाए। तो जल अपघटित करवा दिए जाने पर क्या हो जाएगा? एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा और असंतृप्त एस्टर प्राप्त हो जाएंगे। उसको भी मैं यही बता देता हूँ इसी स्टेप में। ये स्टेप फर्स्ट हो गया था कंप्लीट, देन ये स्टेप आपके सेकंड हो गया, और स्टेप थर्ड जो बना हुआ प्रोडक्ट था बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर CH3 देन CH3 CH2 CO OC2H5 देन यहाँ क्या आ जाएगा? OH। तनु अम्लीय माध्यम में क्या कर दिया गया? अम्लीय माध्यम में एसिडिक मीडिया में इसका गर्म करवाया गया, जल अपघटित करवाया गया। जल अपघटित करवा दिए जाने पर या इसको हल्का सा गर्म कर दिए जाने पर, मैं जनरल वे में इसको गर्म कर देता हूँ। तनु अम्लीय माध्यम में इसको हल्का सा मूवमेंट किया गया, गर्म किया गया। गर्म करने मात्र से क्या हो जाएगा? ये कन्वर्ट हो जाता है किस में? तो हम देखेंगे, इसको ओपन कर लेता हूँ। ये तोड़ा, ये बना, ये हटाए, तो एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव हो गया है, ठीक है। तो यहाँ से एक अणु जल का विलोपन हो गया, तनु अम्लीय माध्यम में जल अपघटित होगा और कंपाउंड बनाएगा CH3 एंड देन यहाँ कंपाउंड क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CO OC2H5। ये कंपाउंड आ गया। अब आप नाम दे सकते हैं इसका, वैसे देना चाहे तो ये आपके कौन सा हो गया? कार्बोनिज्म के निकटवर्ती अल्फा कार्बन देन बीटा कार्बन। तो एक अल्फा बीटा असंतृप्त या अनसैचुरेटेड एस्टर की प्राप्ति होती है। अगर आपने इस अभिक्रिया को आगे और करवाया था, वैसे फाइनल प्रोडक्ट ये है, लेकिन फिर भी अगर आप आगे करवा देते हैं तनु अम्लीय माध्यम में, जब इसको गर्म कर दिया जाए, गर्म करने पर एक जल अपघटित घन जल का विलोपन करके अल्फा बीटा असंतृप्त एस्टर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये थी अभिक्रिया रिफॉर्मेट्स की अभिक्रिया। एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूँ। धात्विक जिंक व ईथर की उपस्थिति में कार्बोनिल यौगिक एल्डिहाइड अथवा कीटोन की क्रिया किसी अल्फा हैलोजनित एस्टर, किसी भी अल्फा हैलोजनित एस्टर से करवा दी जाए तो कंपाउंड क्या प्राप्त हो जाता है? बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर बनते हैं, जो तनु अम्लीय माध्यम में क्या हो जाए? गर्म किए जाने पर एक अणु जल विलोपित करके अल्फा बीटा असंतृप्त एस्टर में बदल जाते हैं। अभिक्रिया रिफॉर्मेट्स की अभिक्रिया। नेक्स्ट एक अभिक्रिया अब हम काम में ले रहे हैं। उम्मीद करता हूँ यह अभिक्रिया आपके समझ में आ गई होगी। बहुत ईजी अभिक्रिया रिफॉर्मेट्स की अभिक्रिया। आपको केवल ट्रिक्स पकड़नी है। कार्बोनिल यौगिकों की किससे क्रिया होती है? अल्फा हैलोजनित एस्टर, यानी जिनमें कार्बोनिल समूह के निकटवर्ती अल्फा कार्बन पर हैलोजन की प्रेजेंस हो, ऐसे एक्टिव अल्फा हैलोजनित एस्टर ही कार्बोनिल यौगिक से क्रिया करके बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर मेन प्रोडक्ट के रूप में देते हैं। 3-4 चीजें इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है। कार्बोनिल यौगिकों की क्रिया है, जिसमें एल्डिहाइड भी भाग ले सकते हैं, कीटोन भी भाग ले सकते हैं। रिएजेंट्स के रूप में अगर हम काम में लें तो अल्फा हैलोजनित एस्टर काम में लेते हैं। उत्प्रेरक के रूप में हम काम में लें जो भी, तो मीडिया यहाँ सोल्वेंट हमेशा काम में लिया जाएगा। ईथर धात्विक जिंक की उपस्थिति में क्रिया होती है। मुख्य उत्पाद यहाँ बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर बनते हैं। और अगर तनु अम्लीय माध्यम में इसको और आके ट्रीट किया जाएगा, अभिकृत करवाया जाए, तो प्रोडक्ट क्या बन जाता है आपका? अल्फा बीटा असंतृप्त एस्टर। ठीक है। नेक्स्ट अब हमारी जो अभिक्रिया चल रही है वो है आपके क्लेजन संघनन। फोर्थ रिएक्शन क्लेजन संघनन। ये जो क्लेजन संघनन अभिक्रिया है मैं आपको बता देता हूं इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में। देखो, क्लेजन संघनन और एक है क्लेजन अभिक्रिया, दोनों अलग अलग हैं। देखो, क्लेजन संघनन और क्लेजन अभिक्रिया में क्या डिफरेंस है? क्लेजन संघनन जो क्रिया होगी वो स्ट्रॉन्ग बेस की
प्रेजेंस में होती है। यानी प्रबल क्षारीय माध्यम अगर काम में लिया जा रहा है, जैसे सोडामाइड NaNH2 या सोडियम एथॉक्साइड, तब तो होता है क्लेजन संघनन। और क्लेजन अभिक्रिया के अंदर आपको नॉर्मल वे में याद रखना है कि क्लेजन अभिक्रिया तनु क्षारीय माध्यम में होती है। इतना सा अंतर बस केवल, कई वक्त जगह कई बुक्स में बता रखा है कि क्लेजन अभिक्रिया होती है, उसको क्लेजन स्मिट अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। कोई बात नहीं, ऑब्वियसली होती है क्लेजन स्मिट अभिक्रिया, क्लेजन अभिक्रिया। लेकिन क्लेजन संघनन और क्लेजन अभिक्रिया में डिफरेंस है। क्लेजन संघनन के अंदर आपको अब मैं रिपीट करने वाला हूँ, ये प्रबल क्षारीय मीडिया की उपस्थिति में, प्रबल क्षारीय माध्यम की उपस्थिति में होती है या प्रबल क्षार उत्प्रेरकों की उपस्थिति में होती है, जबकि क्लेजन अभिक्रिया तनु क्षार उत्प्रेरकों की प्रेजेंस में होती है। जो ये क्लेजन संघनन होता है, इसमें एस्टर पार्टिसिपेंट करता है और सक्रिय मैथिलीन समूह युक्त यौगिकों का इसमें निर्माण होता है। तो इसमें होता क्या एक्चुअली में, कोई भी एस्टर, तो इसमें किसी भी एस्टर की क्रिया जब किसी एस्टर या कीटोन के साथ प्रबल क्षारीय माध्यम में करवाई जाए या प्रबल क्षार उत्प्रेरकों की उपस्थिति में करवाई जाए तो सक्रिय मैथिलीन समूह युक्त यौगिकों का निर्माण होता है। अभिक्रिया कहलाएगी क्लेजन संघनन अभिक्रिया। ठीक है। और क्लेजन अभिक्रिया क्या होती है? क्लेजन अभिक्रिया के अंदर तनु क्षार उत्प्रेरकों की उपस्थिति में या तनु क्षारीय माध्यम में एक्टिव हाइड्रोजन युक्त यौगिकों की क्रिया जब किसी ऐसे इनएक्टिव हाइड्रोजन वाले कंपाउंड के साथ करवाई जाए, जैसे बेंजेल्डिहाइड या कोई एरोमेटिक कीटोन हो सकता है, जब एरोमेटिक एल्डिहाइड या एरोमेटिक कीटोन जिनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होते हैं, अगर किसी ऐसे अल्फा हाइड्रोजन इनएक्टिव कंपाउंड की क्रिया जब किसी एक्टिव कार्बोनिल कंपाउंड के साथ, एक्टिव कार्बोनिल कंपाउंड में एल्डिहाइड भी भाग ले सकता है मैं बोल रहा हूं, और कीटोन भी भाग ले सकते हैं, जब उसके साथ करवा दी जाए तनु क्षारीय माध्यम में, तो अभिक्रिया के अंदर मेनली प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है, पता है हमें भी अल्फा बीटा असंतृप्त उत्पादों की प्राप्ति होगी और वो अभिक्रिया क्लेजन अभिक्रिया कहलाएगी। तो क्लेजन अभिक्रिया और क्लेजन संघनन दोनों अलग अलग। एग्जाम्पल्स देखते हैं, वेरी करते हैं। एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं। 2 मिनट के लिए मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ। देखिएगा स्टूडेंट्स, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। जो क्लेजन संघनन अभिक्रिया और क्लेजन अभिक्रिया के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, फिर रिपीट कर रहा हूँ। क्लेजन संघनन अभिक्रिया प्रबल क्षार उत्प्रेरकों की उपस्थिति में होती है, और जबकि क्लेजन अभिक्रिया है ये तनु क्षार उत्प्रेरकों की उपस्थिति में होती है। दोनों में डिफरेंस में मैंने बताया कि क्लेजन संघनन में एक एस्टर की दूसरे एस्टर के साथ या एक एस्टर की कीटोन के साथ जो संघनन क्रिया होगी वो क्लेजन संघनन, जो कि प्रबल क्षारीय उत्प्रेरकों की उपस्थिति में होता है। लेकिन क्लेजन अभिक्रिया में मैंने बताया कि इसमें कोई भी एरोमेटिक एल्डिहाइड अथवा कीटोन जिनमें कि अल्फा हाइड्रोजन इनएक्टिव ये कंपाउंड्स होते हैं, जब इनकी क्रिया किसी अल्फा हाइड्रोजन एक्टिव कार्बोनिल कंपाउंड के साथ करवाई जाती है तनु क्षारीय माध्यम में, तो वहाँ कंपाउंड क्या बनते हैं? अल्फा बीटा असंतृप्त उत्पाद प्राप्त होते हैं। अभिक्रिया क्लेजन अभिक्रिया कहलाती है। तो पहले क्लेजन संघनन चलता है, तो इसके कुछ पॉइंट्स मैं आपको इंडिकेट कर देता हूँ। यहाँ एस्टर रिएक्ट होता है, एस्टर रिएक्ट विद एनी एस्टर, किसी भी एस्टर के साथ, एनी एस्टर अथवा कीटोन। यहाँ एस्टर किसी भी एस्टर अथवा कीटोन के साथ रिएक्ट होता है। फॉर्मेट क्या होते हैं? एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप वाले कंपाउंड यहाँ फॉर्मेट होते हैं। सक्रिय मैथिलीन समूह युक्त यौगिकों का निर्माण होता है। एक्टिव मैथिलीन ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड निर्मित होंगे यहाँ। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस प्रॉब्लम। कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, लेकिन इसी वीडियो को आपको आगे अब शो किया जा रहा है। इसमें कुछ टेक्निकल एरर आ गई थी, कोई कॉलिंग आ गई थी, इस वजह से देखिएगा।
मैं अभी बता रहा था आपको कि स्ट्रॉन्ग बेस कैटालिस्ट की उपस्थिति में क्रिया होगी, सक्रिय मैथिलीन समूह युक्त यौगिकों का इसमें निर्माण होता है और एस्टर की किसी एस्टर के साथ या किसी कीटोनिक कंपाउंड के साथ जो संघनन क्रिया वो कहलाती है क्लेजन संघनन। एग्जाम्पल मैंने लिया है CH3COOC2H5, ये एक मैंने एस्टर कंपाउंड काम में लिया है एथिल एथेनोइड, और दूसरा मैंने लिया है कीटोनिक कंपाउंड, यहाँ काम में लिया है मैंने एसीटोन, और ये मैंने लिया है एथिल एथेनोइड, और यहाँ कंपाउंड फॉर्मेट होगा वो हम देखेंगे। अभिक्रिया किसकी प्रेजेंस में? प्रबल क्षार उत्प्रेरक सोडियम इथॉक्साइड की प्रेजेंस में करवाई जा रही है। ठीक है, मैकेनिज पोर्शन देखते हैं। मैकेनिज पोर्शन में हमने देखा अभिक्रिया की क्रिया विधि, स्टेप फर्स्ट। स्टेप्स में मैंने इसको तोड़ रखा था कि आपके इजी वे में समझ में आ जाए। इसके अंदर हमने क्या किया, सबसे पहले स्टेप फर्स्ट में जो प्रबल क्षार उत्प्रेरक है सोडियम इथॉक्साइड, उसका पहले आयनन होगा, आयनाइजेशन होगा, और वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, वो बना लेता है एथॉक्साइड आयन एंड देन Na+N। ये जो एथॉक्साइड आयन है बिहेव एज ए बेस, ये बेस की तरह व्यवहार करते हैं या रिएक्ट एज ए बेस। एक बेस की तरह व्यवहार करते हैं। अब ये क्षार उत्प्रेरकों का काम क्या होता है? देखो, क्षार का काम होता है, बेस का काम होता है प्रोटॉन कैप्चरिंग करना, प्रोटॉन को पकड़ना। और ये प्रोटॉन कहाँ से पकड़ेगा? हमने देखा ये एक्टिव अल्फा हाइड्रोजन कंपाउंड है, कौन सा? एसीटोन। तो यहाँ हमने ओपन किया HCH2COCH3, और अगर अभिक्रिया में एसीटोन भाग लेता है तो हम उसकी बात बता रहे हैं C2H5 एंड देन C2H5O-। अब ये एथॉक्साइड आयन क्या करेगा? प्रोटॉन को कैप्चर करता है। प्रोटॉन कैप्चर करने से क्या होंगे? जो ये अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन हाइड्रोजन बंध के इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट अल्फा कार्बन की तरफ हो जाता है, जिससे इस पर पार्शली नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पर पार्शली पॉजिटिव चार्ज। और हाइड्रोजन पर जैसे ही पार्शली पॉजिटिव चार्ज आएगा, प्रोटॉन को कौन कैप्चर कर ले जाएगा? इस प्रोटॉन को कैप्चर करता है एथॉक्साइड आयन। तो एथॉक्साइड आयन यहाँ से कैप्चर कर ले जाएगा, क्या निकल जाएगा? यहाँ निकल जाएगा एथेनॉल। एथेनॉल रिमूव हो जाएगा, कंपाउंड क्या बनेगा? कार्बन आयन बनेगा CH2COCH3। एक मध्यवर्ती कार्बन आयन से निर्मित होता है, साथ ही निकल गया C2H5OH। अब ये मध्यवर्ती कार्बन आयन अनुनाद द्वारा स्थायीकृत हो जाता है। देखिएगा, अनुनाद द्वारा स्थायीकृत हो सकता है। CH2 सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, CO- देन CH3, इसका अनुनाद द्वारा स्थायीकरण हो जाता है। तो मध्यवर्ती कार्बन आयन का कार्बोनिल ऑक्सीजन के संयुग्मन में होने की वजह से क्या हो जाएगा? आई हुई ऋणावेश का विस्थानीकरण, कार्बन पर एकत्रित हुए ऋणावेश का विस्थानीकरण कार्बोनिल ऑक्सीजन पर भी कर दिया जाता है, जिससे अनुनाद द्वारा ये मध्यवर्ती कार्बन आयन है वो स्थायीकृत रहता है। अब इस मध्यवर्ती कार्बन आयन का अटैक कहाँ होगा? ये हमने पढ़ ली। ये कौन सी स्टेप थी? स्टेप सेकेंड। फर्स्ट में आयनाइजेशन हुआ, एथॉक्साइड आयन प्राप्त हुए, बिहेव एज ए बेस। एथॉक्साइड आयन क्या करता है? एथॉक्साइड आयन प्रोटॉन कैप्चरिंग का काम करता है। प्रोटॉन कैप्चर कर लिए जाने से क्या कंडीशंस आ जाएगी? प्रोटॉन कैप्चर कर लिए जाने से ये क्या बना लेगा? एथेनॉल का निर्माण कर लेगा, और साथ में बनते हैं मध्यवर्ती कार्बन आयन। अब बना हुआ मध्यवर्ती कार्बन आयन था, उसका क्या होगा रोल, वो देखते हैं। तो मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ यहाँ से। स्टेप थर्ड। अब हमारे पास में कंपाउंड कौन सा था? कंपाउंड था ये CH3COOC2H5। अब इस पर अटैक किसका हुआ? मध्यवर्ती कार्बन आयन का, CH2COCH3। अब ये मध्यवर्ती कार्बन आयन कहाँ अटैक करेगा? हम जानते हैं कि बंध के इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे? अगर हम बंध के इलेक्ट्रॉन इधर लेके जाते हैं, एथॉक्साइड आयन अगर यहाँ से निकलता है तो एथॉक्साइड आयन के निकलने से क्या हो जाएगा? इसका अटैक कहाँ होगा? यहाँ होगा, यहाँ होगा। यहाँ होने से कंपाउंड क्या बन जाएगा? CH3CO CH2CO CH3, एक बीटा डाई कीटोन फॉर्मेट हो जाएगा। कंपाउंड क्या निकल गया?
कंपाउंड यहाँ निकल जाएगा आपके एथॉक्साइड आयन, जो कि एक क्षार उत्प्रेरक था। यह कंडीशन ये हो सकती है कि कार्बन ऑक्सीजन बंध के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर जाए तो ऑक्सीजन पर चार्ज क्या आ जाएगा, नेगेटिव, और नेगेटिव आ जाने से अटैक किसका हो जाएगा। तो प्रोसीजर 2 है, अलग अलग बता देता हूँ। अगर मान लीजिए अटैक हो जाता है तो पॉसिबिलिटीज हमारे पास है कि अगर कार्बोनिल ऑक्सीजन की तरफ बंध के इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, देन OC2H5, और साथ में यहाँ क्या जुड़ जाएगा, CH2COCH3, और फिर इसके बाद यहाँ से क्या रिमूव हो जाएगा, एथॉक्साइड आयन रिमूव हो जाएगा। तो भी कंडीशंस वही आएगी, लेकिन क्रिया देख लेते हैं। सबसे पहले कार्बन ऑक्सीजन बंध के इलेक्ट्रॉन्स की बात कर लेते हैं। तो कार्बन ऑक्सीजन बंध के इलेक्ट्रॉन्स की अगर हम बात करते हैं तो यही स्टेप्स हम यूज कर लेते हैं। अब इस स्टेप्स में क्या होगा, यहीं पर क्रिया लागू होगी जो भी मैंने आपको बताई। तो प्रोसीजर हम ये भी करवा सकते हैं। तो प्रोसीजर में क्या हो सकता है, CH3 देन CO OC2H5 और इसका अटैक कार्बोनिल कार्बन पर, तो CH2COCH3, ये कंपाउंड फॉर्मेट हुआ। इसी स्टेप्स में हम आगे देख लेते हैं। अब क्या निकल गया, एथॉक्साइड आयन यहाँ से रिमूव हो गया, C2H5O- यहाँ से रिमूव हो जाएगा। कंपाउंड क्या बना, CH3CO CH2CO CH3, एक बीटा डाई कीटोन यहाँ फॉर्मेट होता है। ध्यान रखिएगा, कीटोनिक समूह 2 है इसलिए ये कहलाएगा बीटा डाई कीटोन। ये एक सक्रिय मैथिलीन समूह युक्त यौगिक है। क्यों, क्योंकि ये जो CH2 ग्रुप आ रहा है दोनों कार्बोनिल समूह के मध्यवर्ती एक्टिव नेचर का होता है, इसलिए सक्रिय मैथिलीन समूह युक्त इस यौगिक का निर्माण बीटा डाई कीटोन का फॉर्मेट हो रहा है। ये प्रोसीजर कहलाता है आपके जो लास्ट उत्पाद अभिक्रिया का जो हम कह रहे थे क्या बनेगा, वो बनेगा ये बीटा डाई कीटोन CH3CO CH2CO CH3। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी आपकी क्लेजन संघनन अभिक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।